स्टूडेंट, एक बार हम आपको रिवाइज करा देता हूँ रेसिडेंट स्टेटस, जिसमें हमारी किसी भी बेसिक कंडीशन को वो फॉलो नहीं कर पाया, पूरी नहीं कर पाया, वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉन रेसिडेंट। यदि हमारी इन दोनों रेसिडेंटों में से कोई सी एक रेसिडेंट उन्होंने कंप्लीट कर दी तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। पहली रेसिडेंट क्या थी कि जो कि 182 डेज से ज़्यादा या 182 डेज इंडिया में रहेगा प्रीवियस ईयर में। दूसरी क्या थी कि जो हमारा इंडिया में 60 डेज रहेगा और 4 साल में से किसी एक साल रह जाएगा, 365 डेज रह जाएगा प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर का मतलब है पीछे की ईयरों में, तो वो क्या कहलाएगा हमारा वो भी हमारी क्या कहलाएगी, बेसिक कंडीशन। मतलब कि या तो 60 डेज वो रह ले और उसके बाद प्रीवियस ईयर में वो क्या रह लिया हो, हमारे एक साल रह चुका हो, उस पर वो क्या लगेगी, टैक्सेशंस कम लगेंगी। एक्सेप्शंस हमारी बी के अनुसार जो थी, पहली थी कि एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि हमारे जितने भी बोर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर्स के, वो सब ऐड ऑन होंगे। दूसरी कि हमारे अगर कोई भी, ये क्या है, हमारा पार्ट है इंडियन शिप्स का, जो कि हमारा कोई इंडियन अगर इंडिया को छोड़कर जाता है तो वो कौन सा पार्ट है हमारा, इंडियन शिप का। जो कि हमारा इंडिया वो फॉरेन इंडियन सिटीजन्स को छोड़कर जाता है तो वो किसका पार्ट हो गया, फॉरेन का, है नहीं। अब हमारा वो उसके नंबर ऑफ डेज कौन डिसाइड करेगा, हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। अब आगे हमारे क्या था, एक लास्ट था जिसमें हमारा एक पर्सन है, इंडियन पर्सन, या एक पर्सन है जो कि जिसे कहते हैं हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिनल, जो कि इंडिया में आया और वो प्रीवियस ईयर का ट्वाइस, मतलब कि जैसे कि एनी पर्सन जो कि फादर या ग्रैंडफादर कहलाएगा, जिसका बोर्न या रहना इसी में था, वो अनडिवाइडेड इंडियन था, बिफोर 15 अगस्त 1947 में हुई थी। मतलब कि वो ड्यूरेशन ईयर प्रीवियस ईयर में यहाँ पर रह चुका होना चाहिए। एडिशनल कंडीशन, अगर उनने बेसिक कंडीशंस को कंप्लीट कर लिया, किसी भी बेसिक कंडीशंस को अगर उनने अप्लाई कर दिया तभी वो एडिशनल कंडीशंस पाएगा, वरना अगर उनने बेसिक ही नहीं कंप्लीट किया तो वो एडिशनल कॉन्सेप्ट को नहीं करेगा। कोई भी ही और शी जो कि हमारे इंडिया में रहता हो, 10 साल में से, प्रीवियस 10 साल में से वो कोई भी 2 साल रह गया हो, वो क्या है, हमारे एक इंडियन, मतलब कि वो उसके एड ऑन हो गया। 10 साल में से 2 साल उसे रहना जरूरी है एक इंडियन को होने का। दूसरा कि अगर हमारा 307 साल में से, मतलब अगर वो एक पीरियड डिसाइड किया जाता है जो कि इंडिया में रहना ही होता है, 7 साल में से उनने 1 साल भी अगर वो रहा है स्कूल में, तो उसका भी क्या होगा, आगे की साइड प्रोसीड शुरू हो जाएगा। अब हमारे कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि रिगार्डिंग हमारे डेज़ के हिसाब से आते हैं, कैलकुलेशंस। पहला है कि अगर कंटिन्यूसली वो पर्सन स्टे कर रहा है, मतलब नॉट नेसेसरी वो स्टे नहीं कर पा रहा है कंटिन्यूसली, तो वो क्या होगा हमारा, वो कैलकुलेट क्या करेगा, प्रीवियस ईयर से कैलकुलेट किया जाएगा कि प्रीवियस ईयर वो कितना रहा है, उसके हिसाब से देखा जाएगा। अगर हमारा वो नेसेसरी नहीं रह पा रहा है, स्टेबल कर गया वो एक प्लेस पर, इंडिया पर ही, तो वो क्या कहलाएगी, जैसे कि होटल में, हाउस में, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी इंडियन टेरिटरी कहलाएगी। किसी अनोदर प्लेस पर रह गया, जैसे हमारे शिपिंग में, होटल्स में, हाउस में अगर वो स्टे कर रहा है तो वो क्या कहलाएगी, इंडियन टेरिटरी। तीसरा हो गया हमारा कि हमारा टाइमिंग के हिसाब से, जैसे कि हमें 1 साल का टाइमिंग दिया गया, हमें 1 डेज़ का टाइम दिया गया, वो हमारा क्या होगा, उसमें इंक्लूड होगा, उसमें देखा जाएगा। अगर हमारे बोथ डेज 2 डेज उसके अंदर ही आ रही है तो वो क्या आएगी, इंडिया इज नॉन बोथ डेज आर इंक्लूडेड, वो दोनों डेज इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। अगर टाइमिंग हमें ओनली 1 डेज का दिया गया है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इंक्लूड किया जाएगा, ऑर्डिनरी, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंटली। नॉन रेसिडेंटली का मतलब सबको पता है, जिसने हमारे कोई भी एनी वन भी फुलफिल नहीं किया, वो क्या कहलाएगा, हमारा नॉन रेसिडेंटली। हमारा नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होगा, हमारा जिनने बेसिक कंडीशंस एक फुलफिल्ड कर दी और एडिशनल कंडीशंस कर दी। डज नॉट फुलफिल्ड वन और बोथ, अगर उन्होंने एक ही या दोनों में से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो वो कौन सी कहलाएगी, एडिशनल कंडीशन।
ऑर्डिनली हमें इसमें एक हमें बेसिक कंडीशन जो है वो हमें ऑर्डिनली में एक फुलफिल्ड करनी होगी, और जो एडिशनल कंडीशन है वो हमें क्या करनी होगी, दोनों की दोनों। जो कि हमारी पहली है कि 10 साल में से उसे 2 साल यहाँ पर प्रोसीड करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का प्रोसीड जब भी शुरू होगा उसका। दूसरा कि हमें 7 साल में से उसे 1 साल यहाँ रहना पड़ेगा, 365 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। तो ये दोनों उसे क्या करनी पड़ेंगी, फुलफिल्ड करनी पड़ेंगी। वो हमारे क्या कहलाएगी, वो हमारे ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसे मिस्टर निक्सन जो कि हमारे अमेरिकन सिटीजन थे, जिन्होंने अपॉइंट किया एक साइंटिफिक एडवाइज़र थे वो हमारे इंडिया के। वो 1 अप्रैल 2009 में ऑन 1 जनवरी 2027 में अमेरिका पीरियड के हिसाब से 3 इयर्स में बट लेफ्टेड हिज चिल्ड्रंस एंड फैमिली। वो 3 साल के लिए अपने बच्चों को और उन्हें छोड़कर इंडिया में आए। उसके बाद वो 1 मई बिकम इंडिया में अपनी फैमिली को लेकर आए। 13 जून तक वो यहाँ रहे, और फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने, रिटर्न वापसी हो गए। वो अपनी वो क्या किया उन्होंने, वो उन्हें लेकर 13 जून को चले गए, वापसी चले गए। फिर उसके बाद वो अपनी दूसरी जॉब के हिसाब से अपने दूसरे जॉब के लिए वो वापसी रिटर्न इंडिया आए 2 फरवरी 2020 में। तो इसमें हमें रेसिडेंट स्टेटस बताना है कि इनकम टैक्स का क्या पर्पस है एक्सीडेंटली। इसमें एसेंटेड एरिया जो है कि 2020 टू 2021 हमारा क्या पर्पस है रेसिडेंट का। 2020 टू 2021 मतलब कितना टैक्सेशन लगेगा 2020 से 2021। प्रीवियस ईयर 2020 1 अप्रैल 2020 से देखेंगे और 31 मार्च 2021 तक का प्रीवियस ईयर में। तो हमारा क्या हुआ, पहला कितने पे आए वो 1 अप्रैल 2009, उसका भी कोई मतलब नहीं। 1 जनवरी 2027 से भी हमारा कोई मतलब नहीं। 1 मई 2028 से भी कोई मतलब, 13 जून 2018 से भी कोई हमारा मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे किसका पूछा गया है 2020 टू 2021 का। अब वो किसने में आए, वापसी आए वो 2 फरवरी 2020 में, जो कि हमारा लीप ईयर था, 29 डेज का था। तो क्या हुआ हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2019 से 2020 तक में। तो अब हमारा 2020 तक में कैसे हुआ, जैसे कि हमारी 2019 से शुरू हुई 2020 में आए वो। तो 2 फरवरी टू 29 क्या होगा हमारे 29 डेज। 1 मार्च से 31 मार्च तक का, फरवरी का हमारे 29 डेज होते हैं, और 1 मार्च से फिर 31 मार्च तक कितने थे 31। टोटल डेज हमारे कितने बैठे 59 डेज, जो कि हमारे वो टोटल टैक्सेशन जो कटेगा वो हमारा कितने का कटेगा 59 डेज का हमारा क्या कटेगा, रेसिडेंट स्टेटस टैक्स कटेगा इस पर्पस से। यही हमारा क्या इसका आंसर है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब चैनल।